दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक नए पाठ के नए बिंदु के साथ हम फिर से आपसे मुखातिब हो रहे हैं, फिर से आपसे हम मिल रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि ये पाठ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर रहेगा। तो आइए इस पाठ के बारे में जानते हैं, इस टॉपिक के बारे में जानते हैं कि यह कौन सा पाठ है और इसका कौन सा टॉपिक हम आज ले रहे हैं। तो जैसा कि बोर्ड में आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है उत्सर्जी पदार्थ एवं उनका निष्कासन। यानी कुल मिलाकर के यह उत्सर्जन से संबंधित टॉपिक हमारा है, यह उत्सर्जन से संबंधित हमारा ये पार्ट है। ठीक है, उत्सर्जन यानी एक्सक्रीजन। छोटी कक्षाओं में भी हमने उत्सर्जन के बारे में पढ़ा अवश्य होगा, और यदि नहीं पढ़े हैं तो भी हम आपको बेसिक जो छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और यहाँ से बताने की कोशिश करेंगे कि उत्सर्जन क्या है। तो आज का हमारा जो पहला बिंदु है वह है उत्सर्जन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं उत्सर्जन यानी एक्सक्रीजन जो होता है वो क्या है, ये हम लोग पहले जानते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में लगभग 7-8 तंत्र हैं और उन तंत्रों में सभी की अपनी अलग अलग महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम बात यदि करें उत्सर्जन की, तो उत्सर्जन की भूमिका ये होती है कि यह हमारे शरीर के पॉइजनस जो पदार्थ होते हैं, विषाक्त जो पदार्थ होते हैं, उनको शरीर से बाहर करने का काम करता है। ठीक है, अर्थात जो उत्सर्जन होता है वह उत्सर्जन एक ऐसी क्रिया होती है जिसके अंतर्गत हम ऐसे शरीर के विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर करते हैं जो शरीर के लिए सर्वथा हानिकारक होते हैं। ठीक है ना। तो यदि पारिभाषिक तौर पर हम उत्सर्जन के बारे में समझें तो इसका क्या मतलब होगा कि हमारे शरीर में या जीवों के शरीर में जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ विषाक्त पदार्थ या कुछ अनावश्यक पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, अब इस निर्माण के दरमियान अब वो पदार्थ तो बन गए, लेकिन अब वो शरीर में यदि रहेंगे तो हमारे लिए विष का काम करते हैं, पॉइजन का काम करते हैं। तो ऐसे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है ना। एक बार पुनः समझ लेंगे कि जीवों के शरीर में जैविक क्रियाओं के दरमियान या जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ विषाक्त पदार्थों का निर्माण होता है। ये विषाक्त पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, अतः इनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। और जो पदार्थ विषाक्त होते हैं, जो उत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ या उत्सर्जी उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें तो आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गई। ठीक है, तो दो बिंदु यहां से हमारे क्लियर हो गए। एक तो है उत्सर्जन और दूसरा है उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है ना। उत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर से उत्सर्जी पदार्थ को बाहर किया जाता है। ठीक है ना। ये तो बातें हो गई उत्सर्जन और उत्सर्जी पदार्थ की। अब हम आगे बात करते हैं कि जो उत्सर्जी पदार्थ है यह कितने प्रकार के होते हैं। क्या इस उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर कोई और नया टॉपिक या नया बिंदु बन सकता है? तो हाँ, आइए हम बात करेंगे उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर या उत्सर्जी उत्पाद के आधार पर जीवों के प्रकार। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा उत्सर्जन के बाद वो क्या होगा कि उत्सर्जी पदार्थों के प्रकारों के आधार पर जीवों के प्रकार, जीवों के प्रकार, इसको हम लें या यूं समझ लीजिए कि उत्सर्जी पदार्थ जितने भी प्रकार के होते हैं उनके आधार पर जीवों के प्रकार। ठीक है, तो देखिए इसमें मुख्य रूप से देखें उत्सर्जी पदार्थ को त्याग करने की स्थिति के आधार पर 3 प्रकार के जीव होंगे। ठीक है, 3 प्रकार के जीव क्यों होंगे, कैसे होंगे, इसकी बात हम करेंगे। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हम क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो जैविक क्रियाएं होती है जब, तो उसमें से 2 पदार्थ कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन दोनों का जो अंतिम होता है, यानी कि इसका जो अंत होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में होता है।
कार्बोहाइड्रेट और वसा के जो अंतिम उत्पाद होते हैं वह पानी और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम फेफड़े से क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, यानी उसके लिए फेफड़ा हमारी मुख्य भूमिका निभाता है। फेफड़े के द्वारा हम इसको शरीर से बाहर करते हैं और पानी जो हमारे उत्सर्जित अंग होते हैं उनके द्वारा, पसीने के द्वारा, यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर आता है। ठीक है, लेकिन अब बात आ जाती है प्रोटीन, ठीक है ना। जो प्रोटीन होता है, अर्थात हम ये बात करें कि जो प्रोटीन है, थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली यदि हम ये कहेंगे उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर जीवों के प्रकार, तो आपको थोड़ा उतनी बातें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए हम पहले ये बात कर लेते हैं कि जो ये उत्सर्जित पदार्थ है जिनके आधार पर जीवों के प्रकार है, ये उत्सर्जित पदार्थ आते कहां एक्चुअली से। तो प्रोटीन जो हमारे शरीर के अंदर है, ठीक है ना, इस प्रोटीन का जब पाचन होता है तो अमीनो अम्ल बनते हैं। क्या बनते हैं? अमीनो अम्ल, ठीक है ना। और अमीनो अम्ल से क्या बनता है? अमोनिया, ठीक है ना। या डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन पाचन के पश्चात अमीनो अम्ल बना और अमीनो अम्ल के बाद अमोनिया बनी। तो डायरेक्टली हम ये कहें कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन से ही अमोनिया बनती है। अब ये अमोनिया जो होती है, यह अमोनिया क्या होती है? विषाक्त होती है, ठीक है ना। एक ऐसी होती है, पॉइजनस होती है, और ये शरीर के अंदर ज्यादा देर तक रहेगी तो खतरा हो सकता है। इसलिए इसको शरीर से बाहर विभिन्न रूपों में निकाला जाता है और इसी के आधार पर उत्सर्जित पदार्थों के प्रकारों के आधार पर जीवों के प्रकार है, ठीक है ना। तो इसी अमोनिया की हम आज बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पहला जो है, अमोनिया को हम उत्सर्जित किस रूप में करेंगे? तो अमोनिया को सीधे अमोनियोटेलिक प्राणी, ठीक है, अमोनियोटेलिक या अमीनोटेलिक प्राणी, ऐसा लिख लीजिए आप, अमीनोटेलिक प्राणी। यदि आप अंग्रेजी में लिखना चाहें तो अमीनोटेलिज्म, ठीक है। तो इसमें पहला जो प्रकार है अमीनोटेलिक प्राणी अर्थात अमीनोटेलिज्म। तो इसमें क्या हो रहा है? ऐसे जीव जो अपने उत्सर्जन की प्रक्रिया में अपने शरीर से सीधा अमोनिया को अमोनिया के ही रूप में, मूल रूप से ही वह अमोनिया का उत्सर्जन कर देते हैं, ऐसे प्राणियों को हम अमीनोटेलिक प्राणी या अमीनोटेलिज्म प्राणी कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कहना चाहिए ऐसे जीव जो उत्सर्जन के दरमियान वह अमोनिया को ही सीधा सीधा उत्सर्जित कर देते हैं, ऐसे प्राणियों को हम क्या कहेंगे? अमीनोटेलिक प्राणी कहेंगे। अब इसमें क्या क्या आ सकता है? देखिए, तो इसमें प्रोटोजोआ से स्टार्ट यदि करें, कौन कौन से उदाहरण है? प्रोटोजोआ, फिर कोरिफेरा, सीलेंटेटा, पालीकीट, एनिलिडा, जलीय अर्थोपोडा, तथा उभयचर लार्वा। ये ऐसे प्राणी होते हैं इस ग्रुप के जो क्या करते हैं? जो अमोनिया को सीधा अपने शरीर की सतह से ही विसर्जित कर देते हैं, निष्कासित कर देते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये सभी प्राणी जल में उपस्थित होते हैं, इसलिए यह जल के द्वारा अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं। यद्यपि अमोनिया विषाक्त होती है, उसको शरीर के सतह से सीधे विसर्जित नहीं किया जा सकता है, परंतु ये जो कि जलीय प्राणी हैं, सभी पर्याप्त जल में रहते हैं, इसलिए ये सीधे सीधे अपने शरीर की सतह से जल में अमोनिया को विसर्जित कर देते हैं।
ठीक है ना। लेकिन सभी प्राणी अमोनिया का विसर्जन सीधे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अमोनिया के विसर्जन से निष्कासन के लिए अत्यधिक मात्रा जल की चाहिए, और सभी प्राणी जल में नहीं रहते हैं, इसलिए सभी प्राणियों में कुछ रूप बदल करके या कुछ परिवर्तित करके अमोनिया को विभिन्न रूपों में उत्सर्जित करते हैं। तो ये तो पहला प्रकार हो गया। दूसरे प्रकार की हम बात करें तो दूसरा हो जाता है यूरियोटेलिक प्राणी, अर्थात इसको हम क्या कहें, यूरियोटेलिज्म। तो यूरियोटेलिक कौन से प्राणी होते हैं? ऐसे प्राणी जिनमें जल के संरक्षण की आवश्यकता होती है, जिनमें जल के संरक्षण की आवश्यकता होती है, और वह अत्यधिक जल की मात्रा अपने शरीर से निष्कासित नहीं कर सकते हैं, शरीर में भी कुछ जल की मात्रा का संरक्षण करते हैं। ऐसे प्राणियों में जो अमोनिया होती है वह यूरिया में बदल दी जाती है। काहे में? जो अमोनिया है, अमोनिया वह काहे में बदल दी जाती है? यूरिया। यद्यप अमोनिया और यूरिया दोनों जल में घुलनशील हैं, परंतु अमोनिया के लिए अत्यधिक जल चाहिए और यूरिया के लिए अपेक्षाकृत कम जल चाहिए उत्सर्जन के लिए। इसीलिए ऐसे प्राणी क्या करते हैं कि जो अमोनिया है वह अमोनिया को यूरिया में बदल देते हैं और यूरिया का ही वो निष्कासन सीधा करते हैं। ठीक है, निष्कासन करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से यूरियोटेलिक ऐसे प्राणी होते हैं जो अपने उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। अब ये कौन कौन से प्राणी हैं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें मुख्य रूप से देखें तो स्तनी, स्तनधारी, उभयचर। उभयचर कौन से प्राणी हैं? इसमें उभयचर में वयस्क जो होते हैं, उभयचर में वयस्क होते हैं, और मुख्य रूप से यदि देखें तो कौन से होते हैं? स्तनधारी जो प्राणी होते हैं हम सभी, उनमें इनमें समय क्या होता है? यूरिया का उत्सर्जन होता है। ठीक है ना। अब इसके पश्चात आगे बात करें तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा, वो क्या है? यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक प्राणी। अब यूरिकोटेलिक प्राणी अर्थात ये क्या होते हैं? यूरिकोटेलिज्म। ठीक है। अब इस प्रकार के प्राणियों में क्या विशेषता है भैया? तो इस प्रकार के जो प्राणी होते हैं वह क्या करते हैं कि अब जो अमोनिया है उस अमोनिया को काहे में बदल देंगे? वो सीधे सीधे यूरिक अम्ल में बदल देते हैं। काहे में बदल देते हैं? यूरिक अम्ल में बदल देते हैं। अर्थात इनको अत्यधिक मात्रा में जल के उत्सर्जन की, जल की संरक्षण की आवश्यकता होती है। यानी यूरिकोटेलिक जो प्राणी होते हैं उनमें अत्यधिक मात्रा में जल का संरक्षण करना आवश्यक होता है, क्योंकि शुष्क वातावरण में रहते हैं जहां जल की कमी होती है और ये जल का कम उपयोग कर पाते हैं, कम ले पाते हैं, इसलिए इनको संरक्षण करना जल का अति आवश्यक होता है। इसलिए यह क्या करते हैं? अमोनिया को सीधे बदल देते हैं काहे में? यूरिक अम्ल। ठीक है ना। लेकिन यूरिक अम्ल जो होता है ये लंबी प्रोसेस के बाद बनता है। अमोनिया से यूरिक अम्ल जो है लंबी प्रोसेस और कठिन प्रक्रिया के दरमियान बनता है, और यह जल में क्या होता है? यूरिक अम्ल जो होता है यह जल में अघुलनशील होता है, अघुलनशील होता है। ठीक है, तो ये जल में अघुलनशील होगा। ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में यह लुगदी के रूप में, किस रूप में? लुगदी के रूप में शरीर से बाहर आए, लुगदी के रूप में शरीर से बाहर त्याग किया जाता है। ठीक है। तो यूरिकोटेलिक प्राणी क्या करते हैं? सीधा अमोनिया को काहे बदलते हैं? यूरिक अम्ल में बदल देते हैं। अब चूंकि यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए बहुत कम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए यह लुगदी के रूप में क्या करते हैं? शरीर से बाहर अब उत्सर्जी पदार्थ को त्याग करते हैं। इसमें कौन कौन से प्राणी आएंगे? तो इसमें जैसे पक्षी ले लीजिए आप, पक्षी हैं, सरीसृप हैं, कीट पतंग जितने भी ये सभी आते हैं। आपने देखा पक्षी बीट, पक्षी जो उत्सर्जन करते हैं तो क्या होता है? बीट होता है, और बीट जो होता है वो कैसा होता है? एक लुगदी टाइप, पेस्ट टाइप का होता है, और ये पेस्ट क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है।
तो इस प्रकार से आपने देखा कि उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जो अमोनिया होती है वह 3 रूपों में बदलते हुए और भिन्न भिन्न प्राणियों के द्वारा उत्सर्जित होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक है यह आपको समझ में आ गया होगा। अब एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहें, आगे ध्यान देते रहें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।